पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा रहे और किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीम की गुंडागर्दी ना चले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक आशीर्वाद चाहिए था। एक पीठ के पीछे कोई नेता का खड़ा होना ही उनके लिए बहुत वो था, एक मजबूती देने वाला था। तो ऐसा काम अमित शाह जी ने वहां बैठ करके किया है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और वहां के सब कार्यकर्ता इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। जी सुभाष जी, 3 राज्यों में आपकी सरकार आ सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें या फिर पुडुचेरी की बात करें, लेकिन अगर हम साउथ के राज्यों पर देखें तो बीजेपी का उस तरीके से जादू देखने को नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या बीजेपी को अब साउथ के राज्यों में फोकस करने की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से इन 3 प्रदेशों में पहले ही था, चाहे पश्चिम बंगाल है, असम है, पुडुचेरी है, कि हमारी सरकार आएगी। लेकिन तमिलनाडु में और केरल में हम किस प्रकार से हमारी उपस्थिति ठीक से दर्ज करा सकते हैं, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई वहां लड़ रही थी, इसमें कामयाब भी हुए हैं। केरल में देखिए, आप पहली बार वहां पर मेयर हमारा बना था और पहली बार वहां पर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक उपस्थिति दर्ज करवाती दिखाई दे रही है। और पूरे केरल के अंदर जो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ करके आ रहा है, पूरे केरल के अंदर अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो फैलाव है निश्चित रूप से वो हो चुका है। अब वो जो हॉरिजॉन्टल जिसको हम फैलाव कहते हैं वो हमारा केरल में हो चुका है। अब तो वर्टिकल इस फैलाव की लड़ाई है जो भविष्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी लड़ करके और वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। ठीक है सुभाष बराला जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने प्रमुखता से अपनी बात को रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखिए, मतगणना का दौर जारी है, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और वहीं अब रैलियों के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्यवाणी की थी। बंगाल को लेकर शाह की भविष्यवाणी अब 100% जो है अब सच होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये देखिए, जिस तरीके से जो भविष्यवाणी की गई थी वो अब सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। और हालांकि हम अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 3 फेजेस में हमने टीएमसी को देखा है और तमाम सवाल यहाँ पर टीएमसी की सरकार में उठते हुए नजर आए। बात भ्रष्टाचार की करें या फिर हम तमाम मुद्दों की करें। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। और हमारे साथ ओपी धनखड़ जी, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव है। बहुत बहुत स्वागत है ओपी धनखड़ जी आपका। ओपी धनखड़ जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है वो विन सिचुएशन में नजर आ रही है। जो रुझान सामने आ रहे हैं अब क्लियर है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? पहला रिएक्शन। देखिए, बहुत ही शानदार बहुमत की तरफ बढ़ रही है। केवल बहुमत नहीं है और कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बीजेपी 200 सीटों के नजदीक तक पहुंच जाए। तो बहुत शानदार बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और बहुत कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया है और नेतृत्व ने जिस प्रकार से अगुवाई की है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जिनका अभी आप वक्तव्य सुना रहे थे, शानदार मैनेजमेंट के साथ और कार्यकर्ताओं का जो वर्षों का स्टेप बाय स्टेप संघर्ष है। पिछली बार भी आपने देखा था कि बहुत संघर्ष कार्यकर्ताओं ने किया था, लेकिन इस बार विजयश्री और शानदार विजयश्री बंगाल में जो मिली है, जिस प्रकार का वातावरण वर्षों से हम देख रहे थे, 1 दशक से बंगाल में जिस प्रकार से कितना उत्पीड़न सहकर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डटकर खड़ा रहा, हत्याएं और रेप तक की सब घटनाओं को किस प्रकार से झेला था, इन कार्यकर्ताओं ने, इन वोटरों ने जो बीजेपी के साथ खड़े थे, आज उनकी विजय हुई है। सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। मेरे नेतृत्व का अभिनंदन है और बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई है इस शानदार विजय के लिए। ये जनता की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। ये जो एक तरफा झुकाव बना दिया था जो ममता जी ने, उसकी हार है ये। तो एक शानदार विकास की तरफ बंगाल अब बढ़ेगा
और जो एक बंगाल ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया था कि किस प्रकार से जो है बॉर्डर की स्टेट होते हुए और कितनी बड़ी चिंताएं वहां की थी, मुझे लगता है बंगाल अब उससे उभर कर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। जी धनखड़ जी, देखिए देखा जाए सीधे तौर पर एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर देखने को मिली है और उसका फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आया। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है, क्या रणनीति अपनाएगी अब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सभी राज्यों में डबल इंजन सरकार जब आई है तो लगातार बहुत शानदार काम किया है। असम में हम बहुत शानदार तरीके से रिपीट कर रहे हैं, पांडिचेरी में एनडीए फिर से आ रहा है, तमिलनाडु में बदलाव हो रहा है, एक नई पार्टी टीवी के सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि जहां जहां हमको लोगों ने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेस्ट दिया है और उस क्षेत्र के विकास के लिए पूरे समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी की टीम लगती है। केंद्र में प्रधानमंत्री जी भी, जिनको दायित्व मिलता है मुख्यमंत्री का, वो भी बंगाल का विकास अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है जो वर्षों से पिछड़ गया। धनखड़ जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से अभी फिलहाल हम रुझान दर्शकों को दिखा रहे हैं, हालांकि सटीक ही होते हुए नजर आएंगे, फिलहाल मैं आपसे आपकी राय जानना चाहती हूं। अभी हमने देखा कि यहाँ पर तमाम मुद्दे उठते हुए पश्चिम बंगाल में नजर आए, बात भ्रष्टाचार की जाए, बात हम आतंकवाद की करें, तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रमुखता से उठाए गए। फिलहाल इन मुद्दों का फायदा भी होता हुआ नजर आया, पर जिस तरीके से भी एक सीट पर चुनाव होना है आने वाले दिनों में, अब उनकी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। मैं अभी फिलहाल आपसे जानना चाहूंगी उसको लेकर बीजेपी कितनी तैयार है, क्योंकि अभी फिलहाल टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है उस सीट पर बीजेपी जीत के जरा दिखा दे। जी देखिए, तो देखिए रहा तो परिणाम आ गए सारी बातों के, और जिस प्रकार से मर्यादा विहीन होकर कोई मुख्यमंत्री नीचे के स्तर पर उतरकर सारी केंद्रीय एजेंसियों को किस प्रकार से रोकने का काम करती थी, किस प्रकार के भ्रष्टाचार का भी संरक्षण का एक माध्यम खुद बन जाती थी, और किस तरह से जो है कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न मैंने पहले भी कहा जो हुआ, जो भाजपा के साथ खड़े थे। तो ऐसे में ये जनता ने अब उनको नकार दिया है और किनारे कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ बंगाल की जनता आई है और बंगाल अब तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, ओपी धनखड़ जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं केसी मलकानिया जी, और साथ ही हमारे साथ विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं और हम तमाम मुद्दों पर फिलहाल बातचीत शुरू करेंगे। राजेंद्र चौधरी जी, आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। केसी मलकानिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है ये रुझान जो है अब सटीक होते हुए नजर आएंगे? हालांकि 1 बजे से ऊपर का समय हो गया है, ये रुझान तो सटीक बैठते हुए नजर आ रहे हैं। मलकानिया जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। देखो, 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी है वो सरकार बनाने जा रही है। असम और पुडुचेरी में वो रिपीट कर रही है। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी बात है कि वो पहली बार सरकार बनाने जा रही है। पहले 15 साल ममता जी के रही, उसके पहले 15 साल लेफ्ट रहे, और ममता एक स्ट्रीट फाइटर की नहीं जाती है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस के बाद वो मिली जुली सरकारों में मंत्री भी रही, रेल मंत्री रही, कोयला मंत्री रही। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, टीएमसी पार्टी गठन किया, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में डटी रही है और उनके मुकाबले में कोई पार्टी सामने खड़ी नहीं हुई। परंतु पार्टी में जैसे शुभेंदु अधिकारी जी आए और दूसरे आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया और पिछली बार 77 के करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की। परंतु भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां चुनावी मूड में रही और लगातार कोशिश करती रही, और जो ममता बनर्जी ने गलतियां की उनको भुलाने की कोशिश की। जैसे अस्पतालों में या मेडिकल कॉलेजों में बलात्कार की घटना होती रही, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता रहा, उनके प्रति दूसरे अपराध होते रहे, उनको प्रमुखता से उठाया और उनके विरुद्ध वो भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। और 15 साल की सत्ता विरोधी लहर का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी। छोटे से लेकर बड़ा मंत्री तक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहां डेरे डाले गए, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां भाजपा साथ थे वो वहां गए, सांसद वहां पहुंचे, राज्यसभा और डोर टू डोर कैंपेन किया।
ठीक है, आपके पास लौटेंगे सर। हमारे साथ मृगेंद्र चौधरी जी भी लगातार बने हुए हैं। मृगेंद्र जी, बात कर ले हम पश्चिम बंगाल की, असम की और पुडुचेरी में, तो क्लियर विन है बीजेपी की। लेकिन अगर हम साउथ के स्टेट्स की बात कर ले, केरलम की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, आखिर क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि बीजेपी के पक्ष में नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में नहीं आ पा रही है, अगर हम साउथ के स्टेट्स की बात करें तो? जी देखिए, ऐसा है, साउथ के स्टेट में 70s के टाइम से जो मूवमेंट्स चली हैं वो एंटी हिंदी और नॉर्थ के खिलाफ चली है। वहां पर क्षेत्रवाद और भाषावाद का जो है प्रभाव ज्यादा रहता है वोटिंग बिहेवियर के ऊपर। पश्चिम बंगाल और असम की अगर हम बात करते हैं, वहां पर जो है मुस्लिम अपीजमेंट और इन्फिल्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, ठीक है, तो वहां पर सिक्योरिटी मैटर ज्यादा रहता है। तो वहां पर जो बीजेपी ने एक अच्छी रणनीति बनाई, जिसका उसको फायदा असम में तो पहले ही हो गया था, इस बार तो होना ही था, और साथ में जो है बंगाल में इस बार हुआ है। रही बात साउथ इंडियन स्टेट की, वहां पर जो तमिलनाडु की स्पेशली हम बात करते हैं, तो तमिलनाडु के अंदर समय समय पर ऐसी मूवमेंट चली है जो ये कहना चाहे, जिन्होंने ये कहा है कि भाई तमिलनाडु की जो आइडेंटिटी है वो खतरे में है। तो लेकिन मृगेंद्र जी, तमिलनाडु की जब हम बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। टीएमकी जो है वो 60 पार बनी हुई है, और टीवी के जो है कुछ साल पहले ही पार्टी बनी है, लेकिन टीवी के जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए है। देखिए, टीवी के ने अपना जो एजेंडा है उसको बहुत एक्सपेंशन उसका किया है। उसने एक पॉइंट रखा है तमिल और द्रविड़ आइडेंटिटी को सेफ रखना। दूसरा उसने क्या कि सेकुलरिज्म को प्रमोट करना, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना। फिर उसने फार्मर्स को टारगेट किया। 50% जो है, अगर 5 एकड़ से आपके पास है तो आपका 50% जो है लोन माफ हो जाएगा। अगर 5 एकड़ से कम है तो आपका टोटल। ठीक है मृगेंद्र चौधरी जी, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत